गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स पढ़े, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाव और नॉर्मलता पर रिलेटेड, आज हम पढ़ेंगे दो अहम टॉपिक्स, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक जिसको रस समीकरणमिति गुणांक और सीमांत अभिकर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, रस समीकरणमिति गुणांक क्या होता है, यह स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या होता है। तो कहता है कि किसी भी रासायनिक समीकरण जो संतुलित है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के सूत्रों का गुणांक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। जैसे कि एक समीकरण लेते हैं, 2KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर यह पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूटता है। तो कह रहा है कि दिया गया समीकरण संतुलित है कि नहीं, पहले चेक कर लें। तो विगत कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड यदि परमाणुओं की संख्या है तो समीकरण संतुलित है। यह वाला पक्ष अभिकारक पक्ष कहलाता है, अभिकारक कहलाता है, और यह वाला पक्ष उत्पाद कहलाता है। हमने इस पर भी डिस्कस किया। यहाँ पर देख रहे हैं, 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम है, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, 3 दुना के 6 ऑक्सीजन है और 3 दुना के 6 ऑक्सीजन है। तो जितना इधर है उतना इधर है, इसलिए दिया गया समीकरण कैसा है, संतुलित है। तो दिए गए जो समीकरण जो संतुलित है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के सूत्रों का गुणांक तो सूत्रों का गुणांक में हम मोलों की संख्या पर डिस्कस करेंगे, अणुओं की संख्या पर डिस्कस करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर 3, तो 2,2,3 ये पूरा का पूरा इस रासायनिक समीकरण का क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो आपसे पूछा जाए, बताओ पोटेशियम क्लोराइड की स्टाइकियोमेट्री कितनी, तो 2 बताएंगे। पोटेशियम क्लोराइड की स्टाइकियोमेट्री कितनी, तो 2 बताएंगे। ऑक्सीजन की स्टाइकियोमेट्री कितनी, तो आप क्या बताएंगे, 3। और इन्हीं के गुणांक को क्या बताएंगे, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरणमिति गुणांक। एक और एग्जांपल लेते हैं, हैबर विधि से अमोनिया बनाना। तो N2 + 3H2 = 2NH3 दिख रहा होगा एक समीकरण। यह संतुलित है कि नहीं चेक कर लें। तो 2 नाइट्रोजन 3 दुना के 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 दुना के 6 हाइड्रोजन मौजूद है। तो दिया गया समीकरण क्या है, तो संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण है तो चेक कर लें। संतुलित रासायनिक समीकरण में आपको नाइट्रोजन के मोलों की संख्या कितनी, 1, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या 3, अमोनिया के मोलों की संख्या 2। तो 1, 3, 2 की बात कर रहा हूं तो 1.3.2 लिख दिया। तो ये पूरा का पूरा इस समीकरण का क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। और ये जो नंबर्स हैं, यह पार्टिकुलर, तो नाइट्रोजन की स्टाइकियोमेट्री 1, हाइड्रोजन की स्टाइकियोमेट्री 3 और अमोनिया की स्टाइकियोमेट्री 2, ये स्टाइकियोमेट्री कहलाती है, रस समीकरणमिति कहलाती है। और गुणांक क्या कहलाता है, सूत्रों का गुणांक क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक। फिर से छोटे से टॉपिक पर डिस्कस कर लें। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के सूत्रों का गुणांक स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। एग्जांपल में पोटेशियम क्लोराइड को देखा, तो इसका इस पूरे रासायनिक समीकरण की स्टाइकियोमेट्री क्या, 2, 2, 3, और इस समीकरण की स्टाइकियोमेट्री क्या, 1, 3, 2 होती। और अलग अलग से पढ़ा जाए तो पोटेशियम क्लोराइड की स्टाइकियोमेट्री 2, पोटेशियम क्लोराइड की स्टाइकियोमेट्री 2, ऑक्सीजन की स्टाइकियोमेट्री 3, क्योंकि वो मोलों की संख्या और इन्हीं का गुणांक क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमांत अभिकर्मक, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को समझ लें। जैसा कि उसकी परिभाषा उसके नाम में स्पष्ट है,
सीमांत मतलब सीमित मात्रा में। तो परिभाषा का छोटा सा रूप हमारे सुन लीजिए, फिर लिखा है हमने, उसको भी दिखाएंगे। तो छोटा सी परिभाषा क्या होगा, सीमित मात्रा में लिया गया अभिकारक पदार्थ का वह भाग जो उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। फिर से क्वेश्चन को फिर से आप जो कहें परिभाषा को सुनिए, सीमित मात्रा में लिया गया अभिकारक पदार्थ का वह भाग जो उत्पाद की मात्रा का निर्धारण करता है सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। या इसकी दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, सीमांत अभिकर्मक वह अभिकारक पदार्थ है जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांत करती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। एक एग्जांपल ले लें और वहां पर आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं। नाइट्रोजन का 1 मोल लिया गया है, हाइड्रोजन के कितने मोल लिए गए हैं, 3 मोल लिए गए हैं, तो कितने मोल अमोनिया का निर्माण होता है, तो 2 मोल अमोनिया का निर्माण होता है। इफ सम केस यदि हमने नाइट्रोजन का 1 मोल की क्रिया हाइड्रोजन के 4 मोल से कराना के सोचा, तो भी हमारा बनेगा क्या, 2 मोल ही अमोनिया बनेगी, एक शेष क्या दर्शाएगा, शेष 1 मोल आपका हाइड्रोजन बच जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन बच जाएगा। इन केस यदि आपने चाहा कि सर हम नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा दें, 2 मोल नाइट्रोजन ले लें और 3 मोल हाइड्रोजन ले लें और अभिक्रिया करा लें, तो अभिक्रिया में जो उपयोग हो रहा है वो देख रहे होंगे, नाइट्रोजन का केवल 1 मोल ही उपयोगी है हाइड्रोजन अमोनिया बनाने के लिए, तो 1 मोल हाइड्रोजन उपयोग हो जाएगा, नाइट्रोजन उपयोग हो जाएगा, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ शेष क्या बच जाएगा, 2 मोल आपकी अमोनिया बनेगी, लेकिन शेष क्या बच जाएगा, शेष 1 मोल नाइट्रोजन बच जाएगी। इस केस में आपका नाइट्रोजन क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, क्या है, सीमांत अभिकर्मक है। और इस केस की बात करें तो इस केस में हाइड्रोजन क्या है, सीमांत अभिकर्मक है, क्योंकि सीमित मात्रा में लिया गया अभिकारक या उत्पाद पदार्थ की वह मात्रा जो उत्पाद का निर्धारण करती है क्या कहलाती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाती है। एग्जाम्पल में आपको दे दिया गया, ठीक है। ठीक, इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे स्टोइकोमेट्रिक गणनाओं की। स्टोइकोमेट्रिक गणनाओं में आपको मूलानुपाती सूत्र, अणु सूत्र, संरचना सूत्र पर भी डिस्कस किया जाएगा, तो उस पर एक सवाल हम लेंगे, बाकी से सवाल आप करेंगे। फिर इसके बाद कल से जो हम कल के वीडियो से आपको स्टार्ट करेंगे, कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, वो न्यू चैप्टर्स होगा, वो न्यू चैप्टर होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं स्टोइकोमेट्रिक गणना से, यदि आपको तत्वों की प्रतिशतता दी गई हो उस आधार पर, या तत्वों की प्रतिशतता का निर्धारण किससे करते हैं वो, तथा उसकी प्रतिशतता की गणना होने के पश्चात हम उस से निम्न तत्वों से मिलकर जो यौगिक का निर्माण हो रहा है उसका मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र क्या होगा उसकी भी गणना करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है तत्वों की प्रतिशतता की गणना करना। तत्वों की प्रतिशतता की गणना करने में मान लो एक एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, वही आप फॉलो करेंगे तरीके। सपोज दैट हमने लिया है एथिल अल्कोहल C2H5OH। इसमें कहता है कि कार्बन की प्रतिशतता का निर्धारण करिए, हाइड्रोजन की प्रतिशतता का निर्धारण करिए और ऑक्सीजन की प्रतिशतता का निर्धारण करिए। तो क्या करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। उस आधार पर जो भी तत्व इस यौगिक में जितने परमाणु मौजूद हैं जिसकी हमें प्रतिशतता निकाली है उसकी संख्या ले लेंगे, तो कितने कार्बन है 2, और उसका परमाणु भार कितना होता है 12 बटा में जो भी यौगिक होता है उसका अणु भार, तो एथिल अल्कोहल है ना, एथिल अल्कोहल का अणु भार निकालने कितना आता है, तो एथिल अल्कोहल का अणु भार होता है 2 × 12
5 गुणे 1, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 जोड़ देंगे तो कितना आता है 46 बटा में 46 गुणे 100 कर देंगे, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन के निकालना है तो पूरे के पूरे इस एथिल अल्कोहल यौगिक में कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तो 5 और 1 6, तो 6 और हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है, जो ये मैं लिख रहा हूँ ये परमाणु भार है और ये क्या है उसकी संख्या है बटा में 46 गुणे 100। हम आपको बता दें ऑक्सीजन की प्रतिशतता का निर्धारण किसी भी प्रयोग विधि से तो नहीं किया जाता, केवल अंतर विधि से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो 2 की प्रतिशतता का निर्धारण करने के बाद 100 में से घटा दें कार्बन की प्रतिशतता और हाइड्रोजन की प्रतिशतता जोड़कर, तो आपको शेष ऑक्सीजन की प्रतिशतता भी ज्ञात हो जाएगी। जैसा कि इसकी गणना कर लें तो कितना आएगा देख लें, 12 गुना के 24, 100 बटा में 46, इसका कितना हो जाएगा 600 बटा में 46 और इसका कितना होता है, तो गणना करते हैं। हल करने पर कार्बन की प्रतिशतता आ जाएगी 52.17%, हाइड्रोजन की प्रतिशतता 13.04% और कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़कर 100 में से घटा देंगे तो हमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता भी मिल जाएगी 34.79%। इसी तरह हम यूरिया की भी बात कर सकते हैं, NH2CO NH2 एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं, जिसमें हमें नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है और कार्बन की प्रतिशतता भी निकालनी है और ऑक्सीजन की प्रतिशतता भी निकालनी है। तो नाइट्रोजन की प्रतिशतता निकालनी है तो इस पूरे के पूरे यौगिक में कितने नाइट्रोजन परमाणु, तो 2 नाइट्रोजन, तो 2 गुणे 14 बटा में यूरिया का अणुभार आपको बताया गया है अगले क्लास में, यूरिया का अणुभार होता है 60, तो 60 गुणे 100। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, तो देखिए आप 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 बटा में 60 गुणे 100 हल कर लेंगे। कार्बन की प्रतिशतता की बात कर रहे हैं तो कार्बन का 1 परमाणु है तो 12 बटा में 60 गुणे 100। ऑक्सीजन की प्रतिशतता आप चाहे तो इस विधि से निकालें, चाहे हमने आपको बताया प्रयोग विधि से नहीं निकाला जा सकता तो अंतर विधि से निकाल लीजिएगा। 100 माइनस नाइट्रोजन का परसेंटेज धन हाइड्रोजन का परसेंटेज धन कार्बन का परसेंटेज, तीनों को जोड़ दीजिए 100 में से घटा दीजिए, जो आएगा वो ऑक्सीजन की प्रतिशतता हो। तो प्रतिशतता की गणना कुछ इस प्रकार करते हैं। शेष टॉपिक हम बात कर रहे हैं सवाल लगाने पर, कैसे मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र की गणना करते हैं, तो उस पर भी एक सवाल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 52.18%, हाइड्रोजन 13.04% तथा शेष ऑक्सीजन है। इस यौगिक का वाष्प घनत्व 23 है तो अणु सूत्र की गणना कीजिए। सवाल आपने कक्षा 9 में इस तरह के सवाल पढ़े होंगे, आज फिर हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको जो भी दिया गया हो उसके लिए एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट में आप क्या क्या बनाएंगे, देखिए पहला तत्व, फिर उसकी प्रतिशतता का कॉलम बनाएंगे, फिर उसके परमाणु भार का कॉलम बनाएंगे, फिर प्रतिशतता बटा में परमाणु भार होता है तत्वों की आपेक्षिक संख्या, तो तत्वों की आपेक्षिक संख्या बराबर क्या होता है, तो प्रतिशतता बटा में परमाणु भार, ये निकाल लेंगे। फिर सरल अनुपात निकालेंगे, सरल अनुपात निकालेंगे। इतना करते ही सवाल लग जाएगा आधा। फिर से तत्व, प्रतिशतता, परमाणु भार, आपेक्षिक संख्या और सरल अनुपात कैसे निकालते हैं। इसमें कितने तत्व दिए गए हैं, कार्बन दिया गया है, हाइड्रोजन दिया गया है और ऑक्सीजन। कार्बन की प्रतिशतता दिया गया है 52.18%, हाइड्रोजन की प्रतिशतता दिया है 13.04% और शेष ऑक्सीजन बोला है, तो शेष ऑक्सीजन का तात्पर्य है ऑक्सीजन की प्रतिशतता यहाँ से निकाल लेंगे। 100 माइनस कार्बन का कितना 52.18 धन 13.04%,
दोनों को जोड़कर घटा देंगे 34.78 आ जाएगा। 34.78 लिख दिया हमने। डायरेक्ट कैसे निकाला, यहाँ निकाल देंगे क्योंकि शेष क्या है, ऑक्सीजन। परमाणु भार कार्बन का कितना होता है, 12 हाइड्रोजन का होता है, 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसके बटा में ये करना 52.18 बटा में 12, 13.04 बटा में 1, 34.78 बटा में 16। हल करिए कितना आएगा भैया, तो हल करेंगे तो आएगा पहले का 4.35, दूसरा वाला 13.04, ये वाला आप हल करेंगे तो कितना आएगा 2.17। इसमें सबसे छोटी जो राशि होती है उसको ले लीजिए और सब में डिवाइड कर दीजिए सरल अनुपात निकालने के लिए। 4.35 डिवाइड बाय 2.17, 13.04 डिवाइड बाय 2.17 और 2.17 डिवाइड बाय 2.17, तो ये होता है सरल अनुपात। ये देख रहे होंगे 2 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। तो आपको परमाणुओं का जो सरल अनुपात मिला वो क्या मिला, परमाणुओं का सरलतम अनुपात, परमाणुओं का सरलतम अनुपात कितना आया, तो कार्बन कितनी संख्या में, 2 संख्या में, हाइड्रोजन कितनी संख्या में, 6 संख्या में और ऑक्सीजन कितनी, 1। यहीं से इसी संख्या को बोलते हैं क्या, मूलानुपाती सूत्र। तो मूलानुपाती सूत्र आपने निकाल लिया, तो परमाणुओं के सरलतम अनुपात को क्या कहते हैं, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार निकाल लीजिए। मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार, किसी को अणुभार बोले, अणु नहीं है तो अणुभार नहीं, सूत्रभार बोला 2 गुणे 12, 6 गुणे 1 धन 1 गुणे 16, हल किया कितना आया 46। कहता है कि सर जी अणुसूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र का होलियन, मूलानुपाती सूत्र का होल n। वो n एक गुणांक है तो उसकी गणना कैसे करेंगे, तो कहता है n बराबर होता है पदार्थ का अणुभार, पदार्थ का अणुभार बटा में मूलानुपाती सूत्र का सूत्रभार। तो अणुभार तो नहीं दिया है, वाष्प घनत्व दिया है, तो आपको एक और बताया गया होगा अणुभार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे 23 करेंगे तो कितना आएगा 46। हल कर लेते हैं 46 बटा में 46 बराबर 1। तो जो अणुसूत्र होगा वही मूलानुपाती सूत्र होगा C2H6O1 का होल 1। तो आंसर क्या होगा C2H6O1, ये इसका क्या होगा अणुसूत्र होगा। इसी तरह हल किए जाएंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, जूम करके। नेक्स्ट क्लास में आपको परमाणु संरचना बतलाई जाएगी। जो भी आपके क्वेश्चंस नहीं आए होंगे वो आप हमें बताएंगे, हम उस पर डिस्कस करने का फिर प्रयास करेंगे। थैंक यू।